अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी से हो गया। ये जॉइन चलें, शुक्रिया। असल में मेरी गलती है, मैंने इसको गलत चार्जिंग चेक नहीं की थी, वरना मैं पहले लगा लेता। PHP is server-side scripting language. That's mean PHP script required server to execute PHP code, and return result is written to a browser as a plain HTML. PHP ओपन सोर्स है, फ्री टू यूज है, इंटरनेट पे इसकी जो है ना फ्री में डाउनलोड कर सकता हूँ, इंस्टॉलेशन फ्री है इसकी। और उसके बाद जो है कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई इसमें जो है सब्सक्रिप्शन का मसला नहीं होता। और PHP की जो फाइल सेव की जाती है, जैसे हम HTML की फाइल सेव करते हैं डॉट HTML के नाम से, तो PHP की फाइल हम्म। सेव की जाती है डॉट PHP के नाम से सेव की जाती है। ठीक है जी। अच्छा, सामने जो तस्वीर नजर आ रही है, इसके अंदर कुछ PHP के फ्रेमवर्क्स हैं और कुछ इसके जो हैं आपके CMS है। जैसे मैजेंटो एक CMS है, वर्डप्रेस CMS है, जुमला CMS है। ये तीन CMS है जिनके अंदर हम वेब। सीएमएस सीएमएस क्या होता है? CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे वर्डप्रेस है, उसमें हम डायरेक्ट बगैर किसी प्रोग्रामिंग की नॉलेज के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और बैकएंड पे जितनी भी वर्किंग होगी वो क्यूरी बेस्ड होगी, और वो सारी वर्किंग ऑटोमेटिकली हमारा CMS करता है। हमें सिर्फ मेन्यूज जनरेट करने होते हैं, पेज बनाने हैं, पोस्ट बनाना है। वो सारा काम बैकएंड पे खुद ब खुद मैनेज हो रहा होता है। तो वो CMS कहलाता है। बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं वो जैसे मैजेंटो जो है का यूज करती हैं, वर्डप्रेस का यूज करके ई कॉमर्स साइट्स बना लेती हैं। जबकि केक PHP, कोड इजिनेटर और लारावेल ये इसके फ्रेमवर्क्स हैं। जब हमें PHP के अंदर कोई बड़ा काम करना होता है, बड़े काम से मुराद है जैसे किसी कंपनी के लिए मुझे पूरे तमाम डिपार्टमेंट्स का जो है ना एक अलग अलग उनके फॉर्म्स डिफाइन डिफाइन करने हैं, पूरी वर्किंग करनी है, काफी बड़े यानी छोटी मोटे सॉफ्टवेयर नहीं, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है। तो उसके लिए मैं इन फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकता हूँ। ठीक है। PHP क्या कर सकती है? PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट डायनेमिकली जनरेट करा सकती है। PHP कैन रीड, ओपन, राइट, डिलीट फाइल ऑन सर्वर। सर्वर पे अगर कोई फाइल रखी है, इसे ओपन कर सकती है, अपडेट कर सकती है, डिलीट कर सकती है, और यानी डाटा उससे हासिल भी कर सकती है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा। आपने HTML में फॉर्म टैग पढ़े होंगे, पढ़ा है फॉर्म टैग आपने? यस सर। नहीं पढ़ा? चले मैं पढ़ा दूंगा, कोई मसला नहीं। पढ़ा पढ़ा है सर, पढ़ा पढ़ा है ना? फॉर्म टैब। कोई मसला नहीं कि रिपीट कराता हुआ चलूंगा, थोड़ा सा 10 मिनट भी नहीं लगेगा उसके लिए। फॉर्म का डाटा कलेक्ट हम्म। करने के लिए फॉर्म की फील्ड डिफाइन होती है, और फॉर्म की फील्ड से डाटा सेंड किया जाता है। तो PHP हम्म। बासानी ये डाटा मेथड के तहत रिसीव कर लेती है। फॉर्म से डाटा भेजने हम्म। के दो मेथड होते हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। तो जो मेथड हम यूज करेंगे उसी मेथड से वहां रिसीव कर सकते हैं। PHP कैन इंक्रिप्ट डाटा। आपके पास जो भी डाटा आ रहा है आप उसको इंक्रिप्ट कर सकते हो, उसकी इंफॉर्मेशन महफूज करने के लिए। ठीक है। तो अब यहाँ पे है कि PHP किस विंडो पे चलती है। तो PHP रन ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म, विंडोज पे भी चल सकती है, लिनक्स है, यूनिक्स है, मैक है, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये रन कर सकती है। साथ ही साथ PHP कंपेटेबल है तमाम तरह के सर्वर से। लेकिन PHP जिस सर्वर पे ज्यादा चलती है, जो इसका डिफॉल्ट सर्वर होता है, वो अपाची सर्वर होता है। हमें ये इंस्टॉल करना है। पिछली क्लास में मैंने जैम इंस्टॉल करने बोला था, इंस्टॉल किया आपने? सर कर लिया। कर लिया है ना? तो आपका PHP भी इंस्टॉल हो गया, MySQL भी इंस्टॉल हो गया। ठीक है। सर। PHP हमें अगर इंडिविजुअल डाउनलोड करनी पड़े इंस्टॉल करने के लिए, पहले क्या किया जाता था, PHP.net पे जाके PHP डाउनलोड की जाती थी। सर्वर के लिए Apache.net पे जाते थे, वहां से Apache सर्वर डाउनलोड करते थे, फिर SQL सर्वर डाउनलोड करते थे। एनवायरमेंटल वेरिएबल हमारे वो अपना सेटिंग होती है, उसमें जाके इनको मर्ज करवाया जाता था, तब जाके ये काम करता था। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई हम्म। नहीं है। जैम सर्वर ये सारे काम खुद ही कर देता है। टेक्स्ट एडिटर में ड्रीमवीवर यूज करूंगा, जिसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। ब्राउजर कोई भी यूज कर हम्म। सकते हैं, क्रोम यूज करें या जो आप यूज करना चाहो वो कर सकते हैं। ठीक है जी। इंस्टॉलेशन प्रोसेस में दोहराता हुआ चलता हूँ, वरना इसमें कुछ भी नहीं है। आपने जैम सर्वर की वेबसाइट पे जाके जैम डाउनलोड कर लिया। सेटअप डाउनलोड होने के बाद डबल क्लिक किया तो आपके पास पहली वार्निंग आती है, UAC, यूजर एक्सेस कंट्रोल की। ये उन जगहों पे होती है कि जहाँ पे विंडो के डिफरेंट वर्जन वेरी कर रहा हो, तो कोई ना कोई यूजर अथॉन्टिकेशन या राइट्स का इशू होता है। कोई मसला नहीं होता, आपने जस्ट ओके करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके पास यहाँ सारे कंपोनेंट आ रहे होंगे, किसी एक कंपोनेंट को कम करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल कुछ भी नहीं करना, हमने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे डायरेक्टरी का ऑप्शन आता है। तो डायरेक्टरी का जो ऑप्शन है, मैं वहाँ पे उसको जो है सी ड्राइव नहीं सिलेक्ट करता, कोई और ड्राइव सिलेक्ट करता हूँ। उसके रीजन ये है मेरा
कि भाई मुझे जो है पीएचपी पे आगे जब काम करना है, तो अगर इन केस मेरी विंडो करप्ट हो गई तो सारा का सारा डेटा फ्लश हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा फ्लश हो या गायब हो, तो मैं उसके लिए डी या ई ड्राइव जो भी रखना चाहूँ रख सकता हूँ, किसी फोल्डर के अंदर भी रख सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सेटअप चलेगा, सेटअप खत्म हो जाएगा तो इसको ऑन करेंगे और हमारे पास जैम सर्वर आ जाएगा। जैम सर्वर को स्टार्ट करके ये दो सर्विसेज जो होती हैं आपकी शुरू की स्टार्ट करनी पड़ती है, अपाची और MySQL। ठीक है, मैं अपने कंप्यूटर में जाता हूँ, मेरे पास जैम इंस्टॉल है, तो मैं यहाँ पे जैम सर्वर ओपन करता हूँ और ये दोनों सर्विसेज को ऑन करूंगा। इन दोनों सर्विसेज को ऑन करे बगैर ना तो मैं वर्डप्रेस पे काम कर सकता हूँ, ना ही मैं अपना पीएचपी की कोई फाइल या कोई कोड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मेरे पास ये दोनों सर्विसेज इंस्टॉल है, तो इसके ऊपर ग्रीन कलर का ऑप्शन आ रहा है। आपको हर दफा स्टार्ट करनी पड़ेगी फर्स्ट फेज में। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस में बता दूंगा कि सर्विस कैसे इंस्टॉल की जाती है, आप कर सकती हैं, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है जी। आप पीएचपी के ऊपर मेन पे आते हैं, नेक्स्ट फाइल पे। कि पीएचपी का कोड कैसे लिखा जाता है, देखिए हर लैंग्वेज को लिखने का एक कोड होता है। एचटीएमएल मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप टैग के अंदर लिखी जाती है। जावा स्क्रिप्ट के जितने भी कोड है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखे जाते हैं, जावा स्क्रिप्ट। तो पीएचपी को लिखने के ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जो होते हैं क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और एंडिंग में होता है क्वेश्चन मार्क पीएचपी। इसके बिटवीन जो भी कोड लिखा जाएगा, सर्वर इसको पीएचपी सिंटैक्स तस्वर करता है, और जब इसको एग्जीक्यूट किया जाता है सर्वर पे, तो पीएचपी इसका आउटपुट आपको प्रोवाइड करता है जैसा करना चाहिए। ठीक है, फर्ज करें मेरे फाइलें कहाँ सेव करनी है, तो मैंने डी ड्राइव में जैम सर्वर इंस्टॉल किया हुआ है, मैं वहां पर आऊंगा। ठीक है, डी ड्राइव में आ गया, जैम सर्वर पे आ गया, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, एच डॉक्स के फोल्डर में जाऊंगा जनाब। और यहाँ पे फिलहाल मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पे आपके नाम से फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे डाटा सेव करवाना है। ठीक है, ड्रीमवीवर मैंने ऑन किया था इंस्टॉल करके, जब मैंने ऑन कर लिया, आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकती हैं। मैं ड्रीमवीवर यूज करता हूँ। ड्रीमवीवर के अंदर एक ऑप्शन होता है साइट मैनेजमेंट, न्यू साइट में बनाता हूँ ताकि मेरा डाटा इसी फाइल में जाए। देखिए फ्यूचर में हम मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो जब हम मल्टीपल सर क्लाइंट। मेरा नाम समीना समीना सामा है। समीन है, सही, सॉरी, तो फिर मैंने साइमन लिख दिया गलत, मैं कर देता हूँ सही, समीना। ठीक है जी, हो गया। जी। ओके, मैं यहाँ पे इसको भी सही कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं साइड रूट पे क्लिक करता हूँ और सैम सर्वर के अंदर गया, एच टी डॉक्स के अंदर गया, और आपका मैंने यहाँ पे नाम सर्च किया लास्ट में। ठीक है, सिलेक्ट फोल्डर किया, इसको सेव कर दिया। अब मेरा तमाम डेटा इस समीना के फोल्डर में सेव होगा। ये मैंने क्यों किया? ये ड्रीमवीवर का एक अच्छा प्रोडक्ट प्रोग्राम है, जिसके तहत अगर मैं मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करता हूँ, किसी भी कंपनी में जब जॉब करूंगा, तो मुझे एक वेबसाइट थोड़ी देंगे, वो मल्टीपल प्रोजेक्ट दे देंगे, यार ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं, इनको बना के दो। आप सब पे काम करना है, तो सबका डाटा मुझे अलग अलग मेंटेन करना होता है। और जब डाटा मेंटेन करना है, उनके अलग फोल्डर बनेंगे, हर एक का वेबसाइट की टाइप अलग होगी, हर एक का डाटा अलग होगा। तो हमने उनको अलग अलग फोल्डर में स्टोर करवा दिया होगा। और सिंपल ये है कि यहाँ से मैं जब भी एक्सेस करना चाहूंगा, मैं सिर्फ जस्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, उस फोल्डर पे क्लिक करूंगा, जैसे नोमान 2, तो ये नोमान 2 की वेबसाइट खुल जाएगी। मैंने अभी फिलहाल कुछ फोल्डर्स डिलीट किए, तो इसलिए मेरे पास ये ऑप्शन नहीं दे रहा। तो जिसकी भी वेबसाइट पे एक्सेस करना चाहूंगा, मैं क्लिक करके उसकी वेबसाइट खोल के देख सकता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद फाइल पे आते हैं, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम पीएचपी की फाइल पे क्लिक कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे पीएचपी का फाइल आ गई नॉर्मली, और उसको सेव करूंगा क्लास 1 के नाम से। क्लास 1, अच्छा, डॉट पीएचपी वो खुद ले लेगा अपने साथ। ओके, और हम यहाँ पे कोड व्यू में आ जाएंगे। सारा काम यहाँ पे कोड बेस है, तो हम यहाँ पे सारा का सारा कोड व्यू में आ जाते हैं। मुझे एचटीएमएल का कोड फिलहाल नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क का बटन काम नहीं कर रहा। चलें। ये पीएचपी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लिख दिया, और इसके अंदर जो भी सिंटैक्स लिखूंगा वो प्रिंट होगा, क्योंकि आपने क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ है। एचटीएमएल में तो मैं कुछ भी लिखूंगा वो डिस्प्ले हो जाता है, लेकिन क्लाइंट साइड लैंग्वेज के लिए हमें जो है, या सर्वर साइड लैंग्वेज के लिए हमें प्रिंट या एको की कमांड यूज करनी पड़ती है। तो एको की कमांड वो चीज को प्रिंट करके डिस्प्ले करके दिखाती है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी जबान को नहीं जानती, ना वो इंग्लिश को जानती है ना वो उर्दू जानती है। वो अपने कीवर्ड्स और फंक्शंस के तहत काम करती हैं। तो एको एक ऐसा फंक्शन है जो डेटा डिस्प्ले कराने में मदद देता है। ठीक है। अच्छा, मेरी जो वेबसाइट, जैसे डी ड्राइव में जैन के अंदर मैंने समीना का फोल्डर रखा और उसके अंदर क्लास 1 रखा हुआ है। तो अब क्या होगा, मैं एक्सेस कैसे करूंगा इंटरनेट पे, http://localhost, फोल्डर नेम यहाँ पे होगा आपका समीना, और फाइल का नाम class1.php। ठीक है, इसको एक्सेस एक्सेस करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेलकम मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ एको। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। वेलकम टू पीएचपी। ठीक है जी, वेलकम टू पीएचपी लिख दिया। और इसके बाद हम आते हैं अपने वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर में मैं नया टैब ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ HTTP, ठीक है, :/localhost। ठीक है, और उसके बाद आपके फोल्डर का नाम /class1। तो मुझे यहाँ पे स्लैश यूज करना है, स्लैश काम नहीं कर रहा तो मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, class-1। ठीक है जी, एंटर किया। वेलकम टू पीएचपी, कोड एग्जीक्यूट हो गया हमारा। ठीक है। यस सर। अच्छा, मैं इस पेज की व्यू सोर्स करता हूँ, क्या यहाँ पे एको या कुछ चीज लिखी हुई आएगी या नहीं आएगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेलकम टू पीएचपी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो हमने पीएचपी के कोड ऐसे लिखते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब है सेकंड, जो इसका फेज है, सेकंड चैप्टर, वो है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, देखिए, इंफॉर्मेशन या डाटा, कंप्यूटर की जबान में इसको डाटा कहा जाता है। किसी भी किस्म का डाटा हम पहले स्टोर करवाते हैं किसी वेरिएबल में, और फिर उस वेरिएबल को प्रोसेस करवाते हैं। इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ, आप फेसबुक में लॉगिन होते हो अपने यूजर नेम और पासवर्ड से, मैं लॉगिन होता हूँ मेरे यूजर नेम और पासवर्ड से, कोई और लॉगिन होता है अपने यूजर नेम और पासवर्ड से। वो इन्फॉर्मेशन पहले एक वेरिएबल यूजर नेम के अंदर यूजर का डाटा सेव होता है, पासवर्ड के अंदर पासवर्ड डाटा सेव होता है। फिर वो डेटाबेस के अंदर सर्च करवाया जाता है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी सारा डेटा सेलेक्ट कर ले जहाँ पे यूजर नेम शकील और पासवर्ड 123 हो। जब ये मैच कर जाते हैं तो मैं अपने पेज पे चला जाता हूँ, और ऑटोमेटिकली नहीं होगा तो मैं लॉग आउट पे, लॉगिन के पेज पे आ जाऊंगा कि भाई यूजर नेम या पासवर्ड में कोई गलती हो गई है, उसको सही टाइप कर ले। ऐसा होता है हम्म हमारे साथ, होता है ना। हम्म तो ये हम्म काम करने के जो भी इंफॉर्मेशन है डिफरेंट है, आप अपने नाम से लॉगिन हो रही हो, आपके करेक्टर्स डिफरेंट हैं, आपका नाम कैसा आपने रखा होगा उसमें अपने आईडी के अंदर वो डिफरेंट हो सकता है, मेरा नाम डिफरेंट है। तो इन्फॉर्मेशन पहले एक उनकी यूनिफॉर्म वेरिएबल के अंदर सेव हो गई, इसलिए वो वेरिएबल बार बार जगह जगह कॉल करके उन्होंने उसको चेक करवा लिया। तो वेरिएबल में इंफॉर्मेशन सेव की जाती है और उसको यूज कर सकते हैं। पीएचपी में वेरिएबल डॉलर के साइन के साथ लिखा जाता है। अच्छा, डॉलर के साथ लिख सकते हैं। वैलिड वेरिएबल जो है ए से लेके जेड तक, शुरू पे स्टार्ट लेटर जो होगा उसका डॉलर, और ए से लेके जेड तक कोई भी नाम ले सकते हैं। ठीक है, और बीच में स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। अच्छा, नंबर यूज करना है, जैसे आपके पास एक कार है, कार 1, कार 2, कार 3, तो डॉलर कार 1, कार_1, कार-1 ना लिखें, कार_2, कार_3, वो ज्यादा बेहतर रहता है। वेरिएबल का जो नेम है, अगर 1 कार लिख देंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, एरर आ जाएगा उसका। ठीक हम्म है।
अब अगर मुझे एम्प्लॉय का कोड लिखना है तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर कोड लिखना है इंस्टेड ऑफ एम्प्लॉय कोड। अभी एक बड़ा फील्ड होगी ना तो समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये अलग अलग डिफाइन कर देते हैं ना तो ज़्यादा आसानी से अंडरस्टैंडेबल हो जाती है। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका सीख गए। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसकी एग्जाम्पल करते हैं। फर्ज करें कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ $var1। मैं सिर्फ वेरिएबल वन के लिए var1 कर देता हूँ। और उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा में कोई सिंटेक्स, सॉरी, कोई सिंटेक्स कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे हैं अभी। फिलहाल मैं कुछ चेंज करवा दूंगा। जनाब ये है टुडे अवर क्लास बेस्ड ऑन PHP। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे ये जुमला दो तीन जगह यूज करना है तो मैं उसको सिंपल एको कराऊंगा। अब मैं ये जुमला लिख सकता हूँ, लिख के इस्तेमाल तो कर सकता हूँ, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सेफ नहीं होगी अगर मुझे यूज करना है var1। ठीक है, और मैं इसको जब सेव करने जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, ये यहाँ पे आ गया। अब एक सवाल आ सकता है आपके जहन में कि सर आपने जो चीज़ हमें बताई वो दूसरी लाइन में बताई, लाइन नंबर 7 में है एक चीज़, जी। एक लाइन नंबर 4 में आ रहा है। तो बेसिकली जी। HTML का जो सिंटेक्स होता है ना जनाब, वो होता है आपका, उसमें स्पेस और लाइन ब्रेक अलाउ नहीं है। लाइन ब्रेक के लिए कौन सा कोड यूज किया जाता है? वी आर। BR। ठीक है, हो गया लाइन ब्रेक। अगर मुझे इसको हेडिंग बनाना है तो मैं क्या करूंगा, H1 कर दूं हम्म। तो हेडिंग 1 बन जाएगा। हेडिंग 1 सबसे बड़ी कौन सी होती है? H1, उसके बाद H2, फिर H3, 6 तक जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हेडिंग बन गई। अच्छा, एक मजे की बात, इस कोड से बाहर कुछ भी डाटा होगा वो HTML होगा। ठीक है, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट jQuery के साथ इस्तेमाल करना है, आप कर सकते हो। अब यहाँ पे दो हेडिंग आपको नजर आ जाएंगी। क्लियर है? हम्म। यानी सर्वर सिर्फ उसी चीज को PHP का सिंटैक्स मानता है जो PHP के कोड के अंदर लिखा है। अगर आप अपनी पूरी इसमें सिंटैक्सिंग जो भी डिफाइन करते हैं, जो अपना डाटा जो भी डिफाइन करोगे, वो अगर PHP के कोड के अंदर है तो सर्वर उसको एग्जीक्यूट करेगा। कोड के बाहर है तो हम्म। सर्वर उसको एज इट इज HTML बना के डिस्प्ले कर दे। ठीक है, हम्म। क्लियर है? जी सर। आगे चलें। जी। अब जो थर्ड टॉपिक है वो है डेटा टाइप्स। एक वेरिएबल में कितनी तरह का डेटा आ सकता है, या हमें PHP में कितनी तरह का डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो इसमें जो मैं बात आपको बताता हूँ, PHP में बेसिकली 8 तरह का डाटा होता है, जिसकी 3 टाइप होती है टोटल। एक होती है स्केलर, एक होती है कंपोजिट और एक होती है स्पेशल। स्केलर टाइप में सबसे पहला जो डेटा होता है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मास फैक्ट्री, ये जो है जनाब स्ट्रिंग डाटा कहलाता है, टैक्सेबल डाटा। इसमें नंबर भी हो सकते हैं, इसमें टैक्स भी हो सकता है। ठीक है, इसकी लेंथ भी बड़ी हो सकती है, पूरा पूरा जुमला, पूरा पैराग्राफ भी आप इसमें लिख सकते हो। ये आपका स्ट्रिंग डाटा कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है। डाटा टाइप इसकी स्ट्रिंग है। दूसरा होता है जैसे इंटीजर। इंटीजर कहते हैं होल नंबर को। रिलीज ईयर जो लिखा है 2013, 2013 जो है ये एक ऐसा नंबर है, इसमें डेसिमल नहीं है। -1, -2, -3, +1, +2, +3, ये सब के सब होल नंबर है। होल नंबर मीन विदाउट डेसिमल नंबर, तो इनको इंटीजर कहा जाता है। अच्छा, नंबर विद डेसिमल जो होते हैं उनको फ्लोट कहा जाता है, और फ्लोट नंबर जो होते हैं 1.00 भी डेसिमल नंबर है, 10.9999 भी डेसिमल नंबर, फ्लोट नंबर कहलाता है। ठीक है, तो इनको आप डेसिमल, फ्रिक्शनल या फ्लोट नंबर कह सकते हो। चौथा होता है बुलियन। कंडीशनल स्टेटमेंट में जब भी हम कोई कंडीशन टेस्ट करते हैं तो उसके दो ही जवाब होते हैं, हाँ या ना। जैसे आज, हाँ जी ठीक है, आज क्लास होगी, हाँ। कल क्लास होगी, नहीं। तो जवाब हाँ या ना में पूछा जा रहा है, तो हम जब कंडीशनल टेस्ट करते हैं, मेरी परसेंटेज अगर 80 से ज्यादा है और 100 से कम है तो मेरा A1 ग्रेड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अगर परसेंटेज 80 से ज्यादा है तो A1 ग्रेड बनेगा ना। तो जी। बुलियंस को कहते हैं। फिर बात आती है
सीरीज ऑफ वेरिएबल, कंपोजिट टाइप। कंपोजिट टाइप में एक होता है एरे। एरे में जो है हम हम्म, जो है सीरीज ऑफ वेरिएबल, जैसे फर्स्ट करें कि भाई आपके पास जो है 3 मोबाइल हैं, मोबाइल 1, मोबाइल 2, मोबाइल 3, और तीनों वर्किंग में हम्म, तीनों आपके साथ होते हैं हर वक्त। तो आप मोबाइल्स के नाम से कह सकते हो मेरे मोबाइल्स का बॉक्स ले आओ, मेरे मोबाइल्स ले लो, तो सारे मोबाइल्स आप उठा लोगे। यहाँ पे आप वो नहीं बता रहे कि मोबाइल नंबर 1 चाहिए, 2 चाहिए या 3 चाहिए। तो आप किसी एक जनरल कैटेगरी के आइटम को किसी जनरल कैटेगरी में रख देते हैं, तो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो मैं बता दूं, जैसे किसी फ्लैट में जाते हैं, वहां पे ABC कंपाउंड है। ए कंपाउंड में फ्लैट A1, A2, A3, A10 तक है। बी में B1, B2, B3, B10 तक है। तो क्या कहा जाएगा, ए ब्लॉक वाले बिल टाइम पे देते हैं, ए ब्लॉक वाले जो है बदतमीज लोग हैं, पानी नहीं आता ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में नहीं आता। ऐसी बात हम कर सकते हैं ना जनरल। तो जी। इनको एरे कहा जाता है। ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके लिए मुझे क्लासेस डिफाइन करनी पड़ती हैं। ये एडवांस पार्ट होता है PHP का, जिसके अंदर मैं मल्टीपल क्लासेस डिफाइन करते हैं। स्पेशल टाइप क्या होती है, स्पेशल दो ही टाइप होती हैं, जिसमें एक नल टाइप होता है। नल वो होता है जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसको नल कहा जाता हम्म, है। जीरो भी नहीं है, हम्म, खाली वैल्यू। हम्म, तो वो टाइप कुछ जगहों पे इस्तेमाल करनी पड़ती है, मजबूरी है, प्रोग्रामिंग के अंदर जरूरत पड़ती है। और एक होता है आपका रिसोर्सेज। रिसोर्सेज फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें मल्टीपल डाटा को यूज करके कोई काम किया जा सकता है, जैसे कि डेटाबेस से डाटा कनेक्ट करना। माई स्क्वेल आई अंडरस्टूड कनेक्ट, डेटाबेस से कनेक्शन के लिए सर्वर का नाम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, यूजर नेम चाहिए, डेटाबेस चाहिए। तो ये सारे रिसोर्सेज एक ही जगह डिफाइन हो जाते हैं, और फिर जब हम उसके ऊपर काम करते हैं तो ये नजर आते हैं। ठीक है, अब हमने अगर इसको फिल्टर आउट करें तो क्या हो गया, इंटीजर होल नंबर को कहते हैं, डबल डेसिमल नंबर को कहा जाता है, फ्रैक्शनल नंबर को कहा जाता है, बुलियंस ट्रू एंड फॉल्स को कहा जाता है। नल वो वैल्यू होती है जो स्पेशल तरह की होती है, जिसमें कुछ भी नहीं होता। स्ट्रिंग वो कैरेक्टर होता है जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू और टेक्स्टेबल डाटा के लिए यूज होता है। एरे, एरे वो ऑब्जेक्ट होता है जो मल्टीपल सीरीज ऑफ वेरिएबल हम ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो है क्लासेस बनाते हैं इसका PHP के एडवांस फंक्शन के लिए। और रिसोर्सेज वो होता है जिसके अंदर अंदर हम जो है PHP के बने हुए फंक्शंस को यूज करते हैं। ठीक है, समझ आया? जी सर। चल, आप मुझे इसका लिंक देंगे ना वीडियो का? मैं रिपीट कर करके तो बिल्कुल दूंगा, कर लूँ। बिल्कुल। असल में पिछली क्लास का भी लिंक अपलोड नहीं कर सका, मैं दोनों क्लासेस का लिंक अपलोड करके शेयर कर दूंगा आपसे। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे मैंने $var1 लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस वेरिएबल की टाइप क्या है? तो मैं यहाँ पे उसको टेस्ट करने जाऊंगा, और टेस्ट करने के लिए जैसे मैं ऊपर से वेलकम टू PHP उठा लेता हूँ, ये मेरा पहला सेंटेक्स है। अच्छा, वेरिएबल को वेरिएबल क्यों कहा जाता है? वेरिएबल को वेरिएबल इसलिए कहा जाता है जनाब, क्योंकि इसमें डाटा वेरी करता है, और आप मल्टीपल टाइम उसको डिफाइन कर सकते हो। वेरी मीन आपने वेरिएबल 1 लाइन नंबर 6 पे डिफाइन किया, अब अगर मैं दोबारा वेरिएबल 1 डिफाइन करूँ तो कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इसको 4-5 दफा पेस्ट किया, और मैं सबसे पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, RCC इन्फो। ठीक है, उसके बाद होल नंबर ले लिए मैंने 2023। ठीक है, या कुछ भी ले रहे हैं, सिंगल वर्ड भी ले सकते हैं। और यहाँ पे ले लिया 123.230। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक ट्रू कर देते हैं। ट्रू, ट्रू, यार। यार, हाँ ठीक है, और उसके बाद हम ले लेते हैं एरे, हम भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अच्छा, वेरिएबल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ तो चले बेहतर है, वैसे कोई मसला होगा नहीं। लेकिन फंक्शन में नीचे टेस्ट करूंगा तो लाजमी सी बात है कि मुझे तो नीचे ही चाहिए होगा। मैं यहाँ पे करता हूँ एको। ठीक है, वेरिएबल का जो फंक्शन होता है var_dump, वार डम। वार डम जो होता है बेसिकली ये वो फंक्शन होता है जो बताता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है और उसकी टाइप क्या है। वार डम ब्रैकेट ओपन क्लोज। सेव करता हूँ यहाँ पे, और
साथ ही साथ एक बी आर टैग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। मैं इसको फिलहाल एग्जीक्यूट करूंगा तो वो आगे देखें आर स्ट्रिंग फीड डेटा टाइप का नाम है, स्ट्रिंग है, 8 कैरेक्टर है, RCC स्पेस, ये 4 हो गए, इन्फो के 4 हो गए। ठीक है, आप इसमें मैं एक आध स्पेस और बढ़ाना चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ। मैं फुल स्टॉप लगा देता हूँ और एक स्पेस और दे देता हूँ, सेव करता हूँ तो यहाँ पे करेक्टर 10 हो जाएंगे। क्लियर है? ना जो फंक्शन होता है वार्डम वेरिएबल 2 कर देता हूँ। तो वेरिएबल 2 में क्या है, स्ट्रिंग है और उसमें करेक्टर नहीं बताएगा, वैल्यू प्रिंट कर देगा, यानी INT इंटीजर और 2023 इसकी वैल्यू है। फिर इसके बाद तीसरे वैल्यू की बात करता हूँ वेरिएबल की, तो डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर देगा। फ्लोट नंबर है, फ्लोट नंबर जो विदाउट डेसिमल के साथ होता है, आप उसको कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आप अगला फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन में जनाब मैं यहाँ पे आपको बुलियंस ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पे बूल यानी बुलियंस का शॉर्ट फॉर्म है और ट्रू वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से हम किसी भी वेरिएबल की डेटा टाइप चेक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है जी। अब वेरिएबल चाहे तो आप बार बार डिफरेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल 5 के नाम से एक बना देता हूँ। ये भी साइलेंट हो गया, चलो इसको मैं कर लूंगा मतलब। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। क्लियर है कि मैंने एक जुमला लिखा और ये है स्ट्रिंग का जुमला, स्ट्रिंग बेस्ड जुमला है और मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो पहला फंक्शन है अपर केस का, मैं इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे एको लिखता हूँ, एको स्ट्रिंग फंक्शन। अभी देखिए अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो क्या ये काम करेगा? इस पे एरर जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं रेड कलर में आ रहा है, सिंटैक्स एरर है। तो कह रहा है एक्सपेक्टेड है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, तो आप यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा दीजिए और आखिर में आपने यहाँ पे एक कॉमा लगा दिया। मैं यहाँ पे एहतियातन एक BR टैग भी लगा देता हूँ। ठीक है जी, कॉपी किया मैंने इसको, पेस्ट किया, और पेस्ट करने के बाद सबसे पहला होता है अपर केस। इसके बाद इसको करेंगे एको जी, और एको करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग str टू अपर। str टू अपर फंक्शन लिया और मैंने इस वेरिएबल का नाम दिया। तो होगा क्या? होगा ये जनाब कि ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट होगा, ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, इस पे उसके ऊपर ये फंक्शन अप्लाई करेगा और उसका रिजल्ट दे देगा। देखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे जुमला लिखा वो मेरा यहाँ पे एज इट इज प्रिंट हो गया। मैं अगर फॉक्स का F कैपिटल कर देता हूँ, जम का J कैपिटल कर देता हूँ, यहाँ देखिएगा ये मेरा डाटा यहाँ पे सारा का सारा कैपिटल में ही आ रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद सेकंड में यहाँ पे आता हूँ और सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिंग फंक्शन। तो अब यहाँ हटा देता हूँ उसका जो है, अब है लोअर केस। ठीक है, अगर यूजर जैसा भी डाटा पुट करे, लेकिन मैंने अपनी डेटाबेस की सेटिंग की हुई है कि भाई वो जो मेरी डेटाबेस है तो वो जरा मेरा डाटा लोअर केस में ही दिखाए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग टू लोअर कर दूंगा। ये वो PHP के फंक्शन है जो डाटा को यूनिफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, ओके किया, सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखें द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, सबका सब स्मॉल में यहाँ पे। एक नॉर्मल तरीके से इसको प्रिंट करता हूँ। मीटिंग भी खत्म होने वाली है, कितने 10 मिनट रह गए, चलो कोई मसला नहीं, बहुत टाइम है। अच्छा, इसके बाद
हम आते हैं इस जगह, और एक फंक्शन होता है सेंटेंस केस। इसको वर्ड केस भी कहा जाता है। वर्ड केस में क्या होता है कि हर वर्ड का पहला अल्फाज कैपिटल हो जाएगा, यू सी वर्ड्स। जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो टी कैपिटल, क्यू कैपिटल, बी कैपिटल, एफ कैपिटल, जे, हर वर्ड का पहला अल्फाज कैपिटल हो गया, जबकि ओरिजिनल में पहला, पांचवा और सातवां कैपिटल में था। ठीक है जी। फिर उसके बाद पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और अब एक है फर्स्ट वर्ड, मैंने शुरू का टी स्मॉल कर देता हूँ। अगर कैपिटल होगा तो कैपिटल ही रहेगा, लेकिन अगर मैं शुरू का टी स्मॉल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे लेटर केस में आता है, सेंटेंस केस का जो वर्ड है या पैराग्राफ का पहला वर्ड कैपिटल करना है, तो सेंटेंस केस कहलाता है वो। तो ऐसे ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, इसको छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे, सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास देखें टी कैपिटल हो गया, बाकी सारे वर्ड एज इट इज आ रहे हैं। अगर एफ कैपिटल था तो था, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब जी सर। अगर मैं चाहता हूँ किसी वर्ड को रिपीट करना, ठीक है, अगर किसी वर्ड को रिपीट करना है हमें, तो उसके लिए हम str_repeat रिपीट लेंगे। ठीक है, पहली चीज यहाँ पे क्या रिपीट करना है, दूसरी चीज कितनी दफा रिपीट करना है। मैंने कहा ये 100 दफा रिपीट कर दो। अक्सर जो लोग होते हैं उनके साथ ऐसा खेल हो जाता है कि जो है ना, ये आप अभी देखेंगे, रिफ्रेश किया मैंने, 100 से ज्यादा लाइनें इसने प्रिंट कर दी रैंडमली, मैंने कोई एक कोड जनरेट करवा दिए। अगर मैं यहाँ से 1 लाख कर दूंगा तो सिस्टम मर जाएगा, लेकिन हो जाएगा 1 लाख दफा वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए मैंने 1000 किया, तो देखने कितने 1000 लाइन्स प्रिंट हो गई। क्लियर हो गया। मैं जी। फिलहाल इसको 10 कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, ये 10 टाइम, इसने 10 दफा प्रिंट कर दिया। फिर एक होता है रिप्लेस, किसी वर्ड में से कोई अप्रोप्रिएट वर्ड, ऐसा वर्ड जो आप चाहते हैं कि वो लोग अपनी आपकी वेबसाइट पे नजर ना आए, तो रिप्लेस का यूज कर किया जाता है सिंटैक्स उसमें। और उसके लिए होता है str_replace। सबसे पहले सर्च क्या करना है, मैंने कहा सर्च करो फॉक्स, तो इन्वर्टेड कॉमा ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने कहा सर्च करो फॉक्स, कैपिटल में सर्च किया, कॉपी करता हूँ, सर्च फॉक्स को रिप्लेस कर दो कैट से। ठीक है, और फिर उसके बाद कॉमा। ठीक है, और प्रिंट कर। अब यहाँ पे जो लाइन आएगी, द क्विक ब्राउन कैट्स, या कैट जो भी आप रखेंगे, अच्छा फॉक्स था, द क्विक ब्राउन कैट जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो क्लियर हो गया। तो ये हमने आज की क्लास स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े। ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम ऑपरेटर से स्टार्ट करेंगे। इस दौरान आपको क्या क्या काम करने होंगे, आपने जो है ड्रीम वीवर इंस्टॉल कर लेना है। ड्रीम वीवर नहीं यूज करना चाहते हैं, कोई और टेक्स्ट एडिटर पे आपका कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो आप उसको यूज नहीं, करें। ये विजुअल स्टूडियो कोड मैंने ये यूज किया। आप उस पर भी कर सकते हैं, और अगर होगा तो हो सकता है मैं उसको भी इंस्टॉल कर लूंगा, नेक्स्ट टाइम उससे पढ़ा दूंगा, वो कोई पर अगर मसला। आप मुझे उस पर पढ़ा देंगे तो, अगर तो ड्रीम वीवर ज्यादा बेहतर है तो मैं इसको कर लेती हूँ, मैं ये भी कोशिश करती हूँ, लेकिन ये है कि क्योंकि मैंने वो यूज किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड, तो मेरे लिए शायद आसानी है से यूज करना। जी हाँ, जी हाँ, तो वो आप करें, कोई मसला नहीं है, उस पर भी पढ़ लेंगे, कोई इतना इशू नहीं है। टैक्स एडिटर है, जस्ट आप नोट पैड पे पढ़ लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा तो हाँ, नोट पैड पर तो खुद सबको टाइप करना पड़ता है, हाँ ये भी है। अच्छा, वो सजेशन देगा।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप जो है ना, मैं वीडियो का लिंक इंशाल्लाह कल तक आपसे शेयर कर दूंगा अपलोड करके, और फिर जो है आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, और स्ट्रिंग फंक्शन हम्म प्रैक्टिस कीजिएगा। वेरिएबल्स की टाइप के बारे में मैंने बताया, तो वो भी आप उनकी वन बाय वन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम्म हमने आज की क्लास में डिस्कस की हैं, पढ़ी हैं, वो आप उसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। ठीक है जी। सर फिर सर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। और बीच में क्वेश्चन है मैं जो है, सर, ये जो आप बोले। सर मैंने का क्वेश्चन है, अगर ये जो आप मुझे पढ़ा रहे हैं इसका आप मुझे सर्टिफिकेट भी देंगे या बस ऐसे? सर्टिफिकेट के लिए मैं सर खुर्रम से बात कर लेता हूँ, क्योंकि आप सर खुर्रम से बात कीजिएगा सर्टिफिकेट के लिए ना, क्योंकि वो सर्टिफिकेशन वहीं से होगी। मैं तो सिर्फ पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो मैं सर्टिफिकेट तो नहीं दे पाऊंगा। सर खुर्रम से आप ओके सर। वो सर्टिफिकेट शायद आपका अरेंज करवा दें। ठीक है। ओके सर। ठीक है ना, वो क्योंकि मेन चीज़ तो वही है ना, मैं तो सिर्फ क्योंकि यहाँ से पढ़ाने आता हूँ, तो सर्टिफिकेशन मेरे पास तो है भी नहीं इसकी। ओके सर। ठीक है, मिल जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन आप अपने तौर पर उनसे बात कर लीजिएगा, हो जाएगा। कोई इतना यानी मसला नहीं है कि नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। और इंशाल्लाह आप अपने काम से ही मुतमईन होंगी। आप जब इसको सीखेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, तो आप बहुत कुछ यानी इम्प्लीमेंट करेंगे अपने वेबसाइट्स के हवाले से। इस दौरान अगर आपसे हो अच्छा। सके तो एक डोमेन ले लीजिएगा, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, अभी तो ऑफलाइन पढ़ लें, लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी तो अपनी वेबसाइट बनाइएगा। ठीक है। ओके सर। और कोई सजेशन, कोई कुछ पूछना है तो पूछ लें। सर बस आप जितनी जल्दी हो सके मुझे इसका लिंक दे दीजिएगा ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करूं, क्योंकि आपने जितना कुछ पढ़ाया दिमाग में एकदम तो नहीं बैठ गया ना, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात तो सर, मेरे पास भी जनाब ऐसे ही होता है। तो बस। एक्चुअली चीज़ ऐसी है। चलें, बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह ओके आपसे सर। बात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।